जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आप सबों के सामने फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं और इस वीडियो लेक्चर का इंतज़ार आप सबों को बहुत टाइम से था। और चूंकि ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन जो आपका पेपर है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, तो इस पेपर को बनाने में और ये किस तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन करें, इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और इसीलिए मैंने ये कोशिश किया है कि छोटे छोटे पार्ट के माध्यम से मैं आप सबों को इसके यूनिट को कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप लोग को इसके बारे में समझ आए। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तक इस पर जो क्वेश्चन है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी में नहीं आए हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी में आए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दूसरे यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कोल्हान यूनिवर्सिटी के जैसा सेम टू सेम हो, ऐसा बहुत कम ही पॉसिबल होता है या ना के बराबर होता है। हर यूनिवर्सिटी एक अलग तरीके से क्वेश्चन सेट करती है। तो इस भ्रम में या कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिए कि झारखंड के जो दूसरे यूनिवर्सिटी हैं वहां पर जैसे क्वेश्चन आया है वैसा ही आपके यहाँ भी आएगा। एक दो ठो मैच हो सकता है, लेकिन बाकी सब नहीं होंगे। तो आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस जो दिया गया है, उस सिलेबस के प्रत्येक यूनिट को छोटा छोटा पार्ट करके समझना, पढ़ना और बनाना होगा, तब जाके आप इस पेपर को पार कर पाएंगे। सेमेस्टर 3 का सबसे मुश्किल पेपर कहा जाए, ठीक है, वो भी स्पेशल आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, वो है आपका यही वाला मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं या फिर कॉमर्स वाले हैं, उनको थोड़ा सा मैथ का या कंप्यूटर का, इस सारे चीज़ों का जो नॉलेज है वो है लगभग। लेकिन आर्ट्स वाले जो होते हैं उनको ये सब का नॉलेज बहुत कम होता है। मैंने इसका सिलेबस का वीडियो भी तैयार किया है। आप लोगों ने अगर अभी तक इसका सिलेबस को नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो लेक्चर देखिए, सिलेबस को ध्यान से वहाँ पर समझाया गया उसको समझिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर पे आइए। ये एक छोटा सा पार्ट है, इस माध्यम से मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं और उससे जुड़े हुए जिस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं, ताकि आप लोगों को ये पेपर उतना भी मुश्किल ना लगे कि आप लोग ये सोचे कि ये जो है सेमेस्टर 3 में आ गया तो मतलब फेल होना तय है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल होना तय है, ये भी समझ के रख लीजिएगा। तो इसलिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब शुरुआत कर रहा हूं इसका पहला यूनिट, जो कि है लॉजिक। लॉजिक को हिंदी में तर्क बोलते हैं, और ये जो तर्क है वो इसी जगह पर अब इम्प्लीमेंट होने वाला है, लागू होने वाला है, ताकि आप समझें। तो आप अगर देखेंगे तो आपका सिलेबस में जो पहला पॉइंट है, देखिए जैसा जैसा सिलेबस में पॉइंट है हूबहू मैं उसी पॉइंट के अनुसार पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को इस पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ का है, एकदम सीरियल में आपको सारे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तैयारी करने में अच्छा सुविधा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर है लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड टोटोलॉजीज। तो आप लोगों ने शायद ये सब शब्द आज तक नहीं सुना होगा, बस इसको कैसे बनाना है उस पर फोकस कीजिए, शब्दों पे मत जाइए, क्योंकि आप जब उसकी अर्थों पे गहराई पे चले जाते हैं तो आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलता है, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ बस उसको दिमाग में बैठाते जाइए, और अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट्स है तो आप उसे अपने कॉपी में नोट्स कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन बटन पे ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को ले सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट एक आपका होता है कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब कथन समझ लीजिए ना, छोटा मोटा बात। तो सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में आपको यहाँ पर समझना होगा, कौन सा साधारण कथन है और कौन सा संयुक्त कथन है, ठीक है। तो लिखा है सिंपल स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड इन वेरियस वेज टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब सिंपल स्टेटमेंट मिलकर कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। आप लोगों ने हिंदी ग्रामर में या इंग्लिश ग्रामर में वाक्य के बारे में पढ़ा होगा।
तो सरल वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य बनाते हैं, वही वाला चीज यहीं पर है। सिंपल स्टेटमेंट मिलकर कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं द वर्ड्स और फ्रेज विच कनेक्ट द टू सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड कनेक्टिव्स, है ना, जिसे संयोजक कहते हैं। यानी कि अगर कोई शब्द है या कोई वाक्य का एक टुकड़ा है जिसे फ्रेज कहते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दो सिंपल सेंटेंस मिलकर, ठीक है, तो उसको कनेक्टिव्स कहते हैं। उनके बीच में जो कनेक्ट करते हैं उसको कनेक्टिव्स बोलते हैं। आइडेंटिफाई सम इंपॉर्टेंट कनेक्टिव्स। चलिए कुछ कनेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कुछ संयोजक के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला आपका है द वर्ड एंड, ठीक है, आपको यहां पर जो है एंड के बारे में पढ़ना होगा। तो वी कैन कनेक्ट द टू स्टेटमेंट बाय द वर्ड एंड टू फॉर्म ए कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज कंसीडर द टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करके हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, और वो कैसे बनेगा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। असली खेल यहाँ से चालू होता है। देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा P और Q। यहाँ पर P और Q क्या है, P और Q आप समझिए कि दो स्टेटमेंट हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, P क्या है, इट इज कॉल्ड, और Q क्या बोल रहा है, इट इज रेनिंग। तो पहला जो कथन है वो क्या बोल रहा है कि ठंडा है, और दूसरा जो कथन है वो क्या बोल रहा है, बारिश हो रही है। यानी इट इज कॉल्ड वो P बोल रहा है, और Q क्या बोल रहा है, इट इज रेनिंग। तो अगर आप ध्यान से देखें P और Q को मिला के बोलें एंड का इस्तेमाल करके, तो क्या मिलेगा आपको, एकदम आसान है, कोई भी दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, बस लिख देना है इट इज कॉल्ड एंड रेनिंग। क्या है, इट इज कॉल्ड एंड रेनिंग। आप बीच में देख सकते हैं क्या लग गया, एंड। यही वाला चीज आपको तो सीखना है, इतना आसान है बस। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं द वर्ड क्या लिखा है, एंड। ये पीला बॉक्स के अंदर दिख रहा है ना काला काला अक्षर में। तो एंड का इस्तेमाल जो है कैसे करना है वो बस इतना ही सिंपल है। P क्या बोल रहा है, इट इज कॉल्ड, और Q क्या बोल रहा है, इट इज रेनिंग। बस दोनों को मिला दीजिए, इट इज कॉल्ड एंड रेनिंग। ठंडा लग रहा है, बारिश हो रहा है। तो बस यही है आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है ना, यही वाला है, ठीक है, इतना ही आसान है। देन P एंड Q इट इज कॉल्ड एंड रेनिंग। देखिए क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, एकदम आसान से, ठीक है। कैसे दिया रहेगा आगे आपको क्वेश्चन का वो तो मिल जाएगा, लेकिन मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूं कि जैसे लिखा हुआ है P क्या बोल रहा है, इट इज कॉल्ड, और Q क्या बोल रहा है, इट इज रेनिंग। तो कॉल्ड और रनिंग इस पर पूछेगा कि इसको कंपाउंड में चेंज कीजिए एंड का यूज करते हुए, तो आप क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड एंड रनिंग, हो गया आंसर। और ऑप्शन में रहेगा इट इज कॉल्ड एंड रनिंग, तो उसको लिख देने से ही आंसर हो गया, बात खत्म। अब बढ़ते हैं आगे तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। अब आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको क्या करना है, उसको तोड़ना है और उसको सिंपल सेंटेंस में उसको बदलना है। देखिए ये भी वही बात है ना, पहले बना हुआ सेंटेंस उसको तोड़ना है। तो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए, मोहन इज टॉल एंड हैंडसम। मोहन लंबा है और हैंडसम है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे आप, ठीक है, इसके अलग अलग टू कंपोनेंट्स में सिंपल कर दीजिएगा। तो कितना आसान होगा, देखिए एक पार्ट होगा मोहन इज टॉल, है ना, और एक पार्ट होगा मोहन इज हैंडसम। कितना आसान है बताइए, मोहन इज टॉल और मोहन इज हैंडसम, दो टू पार्ट हो गया। तो हेयर वी ऑब्जर्व दैट बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम ट्रू है, एकदम सही है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल। लेट अस नाउ कंसीडर द स्टेटमेंट 22 इज डिविजिबल बाय 3, 2 एंड 11। 3, 2 एंड 11 यानी 22 जो है वो 3 से भी भाग में जाता है, 2 से भी भाग में जाता है, और 11 से भी जाता है। आप सोचेंगे 3 से कैसे जाता है, यही तो इसका खासियत है, आपको बताना है कि 3 से नहीं जाता मतलब वो गलत है, 2 से जाता है मतलब वो सही है, और 11 से जाता है मतलब वो सही है। अब यहां ध्यान से देखिए, द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट आर 22 इज डिविजिबल बाय 3। पहला आपको मिल गया, पहला इसका कंपोनेंट मिल गया, पहला जो सिंपल सेंटेंस है मिल गया। दूसरा है Q 22 इज डिविजिबल बाय 2 यानी 22 2 से विभाजित होता है। और तीसरा है R 22 इज डिविजिबल बाय 11 यानी 22 11 से विभाजित होता है।
तो तीनों को जब आप देखेंगे तो आप झट से बोलेंगे कि पहला वाला गलत है, यानी पी वाला जो है वो गलत है, क्योंकि 22 3 का पहाड़ा से डिविजिबल यानी विभाजित नहीं होता है, बाकी 2 से होता है और 11 से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, वी नोट दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, पहला झूठा है, whereas the other two statement are true, बाकी 2 है क्या है वो ट्रू है। The above discussion suggests us the following rules regarding the connective ends। तो यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंड का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, एंड का इस्तेमाल होता है, और कई बार दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, कई बार 3 में से पहला गलत होता है, बाकी सही होते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम कंक्लूजन पे आए, है ना, देखिए मैंने बताया था कि छोटा सा वीडियो बनेगा जिससे आप तुरंत समझ पे आए, तो एक छोटा सा टुकड़ा है, अब हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। तो कंक्लूजन पे अगर आएंगे तो बोलेगा था कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड इज ट्रू इफ ऑल इट कंपोनेंट्स स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई संयुक्त वाक्य एंड से यानी और से बना है वो तभी ट्रू होगा जब उसके सारे कंपोनेंट्स ट्रू होंगे, यानी उसके सारे कथन अगर सत्य होंगे तो ही वो सत्य होगा। द कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड इज फॉल्स इफ एनी और ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो फॉल्स होगा, वो झूठा होगा, वो गलत होगा अगर उसका एक ठू वाक्य भी, एक ठू कथन भी गलत होता है तो, या फिर सभी गलत होते हैं तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा बड़ा भी समझ में आया होगा, तो आप देखिए पहला वाला में आप देख सकते हैं, पहला वाला में क्या बोल रहा है, इट इज कॉल्ड इट इज रेनिंग, ये तो दोनों ट्रू हो गए, ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। मोहन इज टॉल एंड हैंडसम, मोहन लंबा भी हैंडसम भी है, तो दोनों ट्रू हो गए, तो ये हो गया ट्रू। अब यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 22 इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, 22 इज डिविजिबल बाई 2, 22 इज डिविजिबल बाई 11। तो यहां पर आपको देख सकते हैं कि पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है, तो ये वाला पूरा फॉल्स हो गया, है ना। तो एंड का नियम है, अगर सभी सत्य हैं, है ना, तो क्या होगा, वो ट्रू होगा, और अगर एक भी गलत है तो क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है। कब, एंड के परिप्रेक्ष्य में जो कहा गया है, ठीक है, अगर एंड का इस्तेमाल होता है तो अगर कोई एक भी वाक्य फॉल्स आता है तो सब फॉल्स हो जाएंगे, भले वो ट्रू ही क्यों ना हो, सब फॉल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर एक वहां पर सभी सत्य हैं तो बाकी सब भी ट्रू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ट्रू और फॉल्स का जो है फर्स्ट वाला में लॉजिक आपको समझना होगा। तो ये छोटा सा एक पार्ट था, ठीक है, लॉजिक का। लॉजिक हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो एक छोटा सा पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है, और धीरे धीरे इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे ताकि ये मैथमेटिकल जो है वो स्पेशली आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए उतना ज्यादा मुश्किल बना ना हो कि वो लोग इसको जो है तैयारी करना छोड़ दे, ठीक है। देखिए गणित का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आप नॉर्मल लाइफ में जी रहे हो, तो आपको ये सब का बहुत जरूरत पड़ता है। तो इसलिए ये सब सारी चीजें जो है धीरे धीरे सिलेबस में डाली जा रही है ताकि उस चीजों को समझ सकिए, ठीक है। और थोड़ा भी नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो बस आपको जो जो वीडियो लेक्चर यहाँ पे मिलते हैं आप उस पर मेहनत कीजिए। अगर आप किताब लेने में सक्षम है तो आप किताब लीजिए, उस पर पढ़िए, जैसे भी करके आपको बस अपना पढ़ाई को रेगुलर रखना है। कम से कम दिन में 1 घंटा होने से भी ईमानदारी से अपने सब्जेक्ट को टटोल के देखिए, एक बार पढ़िए, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगा। और कभी भी नहीं पढ़ेंगे, सप्ताह में 1 बार भी किताब नहीं देखेंगे और फिर आप एग्जाम देने जाएंगे तो जाहिर सी बात है टेंशन दिमाग में आएगा और फिर आप जो याद करके रखेंगे वो भी भूल जाएंगे जाके, ठीक है। तो अभी से उसकी तैयारी कीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।